हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या सिर्फ फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेक्टर के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत हो, है ना। एंड इसके साथ साथ वो क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हो। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें, उनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हों, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जब भी किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट या तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है या फिर स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने 11th में पढ़े होंगे। एक वहां पर लॉ था, लॉ फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, टू वेक्टर्स। लॉ फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे उसमें एक था लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड thumb rule for finding the direction of two vectors। तो जैसे दो वेक्टर किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, या ऐसे हम ले लेते हैं, मान लो इसी बोर्ड में है दो वेक्टर्स। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी। ओके, ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर हम इनका वेक्टर की डायरेक्शन निकालें ए क्रॉस बी, है ना, तो ए क्रॉस बी, ए के अलोंग हम फिंगर्स रखेंगे और इनको कर्ल करेंगे बी के क्रॉस। जिधर थंब की डायरेक्शन होगी वो इस ए क्रॉस बी या ए वेक्टर बी का जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन होगी। तो वो क्या होने वाली है? वो होने वाली है आउटवर्ड। ठीक है। और अगर हम B क्रॉस A निकालें तो B के लॉन्ग फिंगर्स B क्रॉस A, तो ये किधर डायरेक्शन होने वाली है? इनवर्ड, आउटवर्ड टू द बोर्ड एंड इनवर्ड टू द बोर्ड। तो इस तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनकी डायरेक्शन को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, एरिया एक टर्म आता है। किसी भी शेप का एरिया आप निकालते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एरिया। सपोज करिए कोई ऐसा शेप है ना, एल बी, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालना हो, मान लीजिए रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया। तो फिजिक्स में एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट सम केसेस में एरिया के साथ डायरेक्शन को इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। वहां पर हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें ये समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी जहां भी लेंगे वहां लिखा होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है। तो आपको ये पता है, आप नोट भी कर सकते हैं कि एरिया इज अ scalar quantity, but in some cases it is useful to take area as a vector quantity, to take area as a vector quantity। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेना बेनिफिशियल होता है। अब देखो, कोई भी सरफेस ले ले,
अगर उसका एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो उस सरफेस एरिया के 90 डिग्री पर होता है। अगर उसका एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो उस सरफेस एरिया के 90 डिग्री पर होता है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। ओके, तो वेक्टर डायरेक्शन इज टेकन विद द एरिया, और यू कैन से डायरेक्शन इज टेकन विद द एरिया, एंड दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। किसी भी शेप को अगर आप लेंगे, जैसे ये हैंड है, इसका एरिया, अगर एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम अभी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो इस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम निकालते हैं, इसलिए हमें एरिया वेक्टर पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, जैसे ये एक्सिस ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें एक शेप लिया हमने, ये शेप ले लिया, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है। अब अगर इसका एरिया निकालने को कहें एक्स वाई प्लेन में है ये, है ना, तो इसका जब एरिया निकालोगे तो एरिया होगा ए, दैट इज ए स्क्वायर। लेकिन जब एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर हमें पता है कि आई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर या जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो आई होता है, वाई एक्सिस की तरफ जे होता है और जेड एक्सिस की तरफ के होता है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर इंटू के लिख सकते हैं। अगर हम एरिया वेक्टर लिखें, एरिया वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो एरिया इंटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी, मान लो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ए बी सी डी, हमने निकाला ए बी क्रॉस बी सी, है ना, तो ए बी क्रॉस बी सी बाहर की तरफ, या बी सी क्रॉस ए बी तो अंदर की तरफ। मींस जो एरिया वेक्टर हो सकता है वो ए स्क्वायर माइनस के मींस निगेटिव जेड एक्सिस, या ए स्क्वायर प्लस के पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो 2D शेप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो मैंने शेप बनाया है स्क्वायर, वो 2D शेप है, तो 2D शेप्स को हम ओपन सरफेस मानते हैं, है ना। तो आप लिख लोगे नोट करके, विजिबल है यहाँ तक, हम नोट करके ये लिख सकते हो कि इन फिजिक्स 2D surfaces are considered as open surfaces, क्लोज सर्फेसेस नहीं, ओपन सर्फेसेस इनको हम कंसीडर करते हैं। और ओपन सरफेस में, और आप यहां आगे लिखना है, हमें लिख देता हूं, एंड फॉर ओपन सर्फेसेस both the directions are true, both the directions are correct, दोनों डायरेक्शन सही हैं। आप पॉजिटिव ले लें या फिर निगेटिव डायरेक्शन भी ले सकते हैं। ओके, तो आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड बोथ द डायरेक्शंस कैन बी टेकन, अपवर्ड और डाउनवर्ड दिस डायरेक्शन कैन बी टेकन फॉर द ओपन सर्फेसेस, and in physics 2D surfaces are considered as open surfaces. Okay, now for 3D surfaces या फिर closed surfaces की हम बात करते हैं, फिर हम फ्लक्स पे पहुंचते हैं। पहले हम एरिया वेक्टर को ठीक से समझते हैं। अभी तो हमने एरिया वेक्टर समझा फॉर ओपन सर्फेसेस, इट इज आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, आइदर इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन और इन इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में ये हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो इसको ड्रॉप कर सकते हो। अभी मैं एरिया वेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो एरिया वेक्टर फॉर 3D सर्फेसेस, या फिर 3D सर्फेसेस को हम क्लोज्ड सर्फेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर द क्लोज्ड सर्फेसेस एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड आइदर इन आउटवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे आप कहो कि ये एक हमने शेप ले लिया, 6 फेसेस,
तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर जो होगा, इस वाले फेस का, वो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। इस वाले फेस का इसके परपेंडिकुलर, इस वाले फेस का इसके परपेंडिकुलर, इस वाले का बाहर की तरफ, उधर वाले का पीछे की तरफ, और डाउनवर्ड या बॉटम फेस का नीचे की तरफ। तो फॉर द ओपन सरफेसेस वी कंसीडरिंग द डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन। ओपन सरफेसेस के लिए हम नॉर्मल मींस 90 डिग्री पे, आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे दूसरा शेप ऐसा हो सकता है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ओके। इसका जो सरफेस एरिया होगा इधर, इस वाले का इस तरफ, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो स्फेरिकल बॉडी, तो ये 90 ओके। तो एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड इन नॉर्मल डायरेक्शन नॉर्मली, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यू कैन से डिफरेंट शेप्स आ सकते हैं। अभी गॉस थ्योरम आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, वहां पर हम एरिया वेक्टर के बारे में यूज करेंगे। तो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इन सम केसेस इट इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज देयर नीड to determine the direction of the area. That's why direction is added in the area and it is called area vector. Okay? Papa. अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो number of field line passing perpendicular to the plane surface is called electric flux. You can say number of field lines passing normally का मतलब perpendicular to the plane surface is called electric flux. ओके। अब देखिए, अगर ये कोई सरफेस लिया, ठीक, इस तरीके का है सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, है ना। अभी हम एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मिनट फिर से बना देता हूं। ये मैंने एक सरफेस लिए, परपेंडिकुलर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव की कुछ वैल्यू होगी, मान लो तीन नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस पास हो रही है ना। और यहाँ पर इसी शेप को हम फिर से लेते हैं, फिर यहाँ पर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू, मान लो इसको हम 5.1 मान लेते हैं, कुछ वैल्यू है इसकी 5.2 मान लेते हैं, तो आपको यहाँ से क्लियर है कि 5.2 की वैल्यू 5.1 से ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यहाँ से ज्यादा पास हो रही है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। जहाँ से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वहां पर उतनी ज्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वहां पर उतनी ग्रेटर होगी। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक। तो अगर आप इससे कंक्लूजन निकालें तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर
ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक मिनट। तो यहां से दो कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। इफ मोर नंबर ऑफ field lines are passing through given area, then more value of flux की वैल्यू ज्यादा होगी अगर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगी। दूसरा, फ्लक्स if area is larger, अगर एरिया बड़ा है, then more number of field lines will cross the area or pass through area. Okay? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो गिवन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, वो ज्यादा होंगी, तो फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर एरिया ही बड़ा ले लें हम, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा पास हो सके, तो भी फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, इसको मैं रब करता हूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड phi e डिपेंड्स अपॉन एरिया आल्सो, एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड, सॉरी, एरिया ऑफ द शेप, जिस भी शीट से या प्लेट से या जो भी शेप है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि phi is equals to E डॉट, ठीक, E डॉट ए, ठीक, phi E की जो वैल्यू हो सकती है वो E डॉट ए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर, हमने वेक्टर क्वांटिटी लिया ही है एरिया को, तो इसको हम लिख सकते हैं E A cos थीटा। अब देखो, ये जो हमने E A cos थीटा लिखा है वो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं, जैसे A डॉट B, तो हम लिखते हैं AB cos थीटा। तो यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दो वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या लेने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। और अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो E A cos थीटा होता है। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, तो इसको नोट कर लिया होगा, रब करता हूं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कोई एक शेप है, इस तरीके का कोई शेप है, ठीक है, ये उसका एरिया वेक्टर है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, थीटा एंगल बना दी, नॉर्मली नहीं, ठीक, किसी एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इधर होगा E cos थीटा, सॉरी थीटा से 90 डिग्री पर E sin थीटा, और एक इस तरफ होगा E cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस करेगा, जो फ्लक्स होता है जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करे, अब ये वाली फील्ड लाइंस तो इस सरफेस के पैरेलल होगी, जो भी सरफेस लिया है ये वाली फील्ड लाइन जैसे ऐसे लिया है, तो इधर वाला कंपोनेंट इस वाले एरिया से पास होगा और दूसरा इधर है, तो ये वाला तो पैरेलल टू द सरफेस है, इसकी वजह से फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स, ठीक है। ये जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप अगर जब फ्लक्स की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे E cos थीटा इनटू A, और इसको आप वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो E वेक्टर A वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि वेक्टर का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो फील्ड के, जो सरफेस के नॉर्मली पास कर रहा हो, पैरेलल या किसी एंगल पे होगा तो उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, आगे मैं और बढ़ता हूं
और इसका एक चीज और नोट कर लीजिए, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात याद रखें, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। और दूसरा, इसकी अगर हम एसआई यूनिट लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसको आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिखना चाहें तो न्यूटन mLT-2, मीटर स्क्वायर मींस L2, और कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू I2, है ना। तो वहां से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो यहीं से लिख सकते हैं, न्यूटन मींस mLT-2, फोर्स की यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर मींस L2, और कूलम Q इक्वल्स टू I इंटू T होता है। तो I का डायमेंशनल फार्मूला A होता है और T टाइम, तो ये हो गया mL3T-3 A-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया है। अगली क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फॉर 2D फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फॉर 3D फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ओके। या फिर हम कह सकते हैं फॉर क्लोज सर्फेसेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, कैसे होता है, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, थैंक यू।